हरिहर के खेत में होने वाली फसलें हर बार कोई चुरा लेता था, जिस कारण हरिहर कई दिनों से फसल नहीं बेच पाता है। नई फसल लगाने के लिए उसे सेठ से उधार भी लेना पड़ता है। हरिहर अपने खेत में सब्जियां उगाया करता था। इस बार भी वो अपने खेत में कई तरह की सब्जियों की फसल लगाता है। खेत से काम करने के बाद हरिहर घर लौट आता है। आ गए आप? सेठ जी का आदमी आया था, पैसे मांग रहा था। कह रहा था कि कल तक पैसे नहीं दिए तो सेठ जी हमारा खेत ले लेंगे। अब मैं सेठ जी से बात करके आता हूँ। खाना तो खा लीजिए, उसके बाद चले जाना। नहीं संजना, सेठ जी को बताना पड़ेगा कि मैंने आज ही फसल लगाई है। फसल के तैयार होने तक की मोहलत मांगनी पड़ेगी। हरिहर बिना खाए पिए सेठ जी के पास जाता है। बोलो हरिहर, पैसे लाए हो? मालिक, मैं आपके पैसे जल्दी ही चुका दूंगा। मैंने आज ही खेत में नई फसल लगाई है। उसे तैयार होने में कुछ दिन लग जाएंगे। जैसे ही फसल तैयार हो जाएगी मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार होगा। अगर इस बार तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारे खेत मैं ले लूंगा, समझे? ठीक है सेठ जी। चिंता में डूबा हरिहर अपने घर आता है। सेठ जी ने क्या कहा? सेठ जी ने कहा है कि अगर इस बार मैंने उनके पैसे नहीं लौटाए तो वे हमारे खेत ले लेंगे। न जाने कौन मेरी फसल चुरा लेता है। इस बार मैं रातों में भी फसल की रखवाली करूंगा। संजना खाना परोसती है और हरिहर खाना खाता है। संजना, मैं खेत पर जा रहा हूँ। सुनो जी, आप सारा दिन खेत पर काम करते हो, थोड़ा आराम भी कर लो, ऐसे तो आप बीमार पड़ जाओगे। संजना, खेत में काम करना और अपनी फसल की रक्षा करना ही एक किसान का धर्म है। तुम तो जानती हो कि हमारे दुश्मन हमें बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अपनी फसलों को किसके भरोसे छोड़ूं? ऐसा कहकर हरिहर खेत पर चला जाता है। वो दिन रात खेत पर ही रहकर फसल की रखवाली करता। माँ, बाबा घर क्यों नहीं आते? मुन्नी बेटी, तेरे बाबा खेत पर रहकर हमारे फसल की रखवाली करते हैं। माँ, बाबा फसल की रखवाली क्यों करते हैं? कोई हमारी फसल चोरी कर लेता है। माँ, मुझे बाबा की बहुत याद आती है। पहले बाबा रोज मेरे साथ खेला करते थे, लेकिन अब तो बाबा मेरी तरफ देखते भी नहीं। मुन्नी बेटी, बस एक बार हमारी फसल चोरी होने से बच जाए, हम अपने कर्जे उतार दें, फिर देखना तेरे बाबा पहले की तरह तेरे साथ खूब खेलेंगे। मुन्नी हरिहर को याद करती हुई सो जाती है। इधर हरिहर भी खेत में खटिया बिछाकर सो जाता है। कुछ दिन के बाद हरिहर की फसल तैयार हो जाती है। संजना, हमारी फसल तैयार हो गई है। कल सुबह मैं फसल काटकर बाजार में बेचने जाऊंगा। बस आज की रात और मुझे खेत में रहना होगा। मैं और मुन्नी भी आपके साथ खेत चलेंगे। हम तीनों मिलकर अपनी फसल की रखवाली करेंगे। नहीं संजना, रात में वहां जहरीले कीड़े मकोड़ों का डर रहता है। अगर तुम्हें या मुन्नी को कुछ हो गया तो? बाबा, हमें कुछ नहीं होगा, हमें भी अपने साथ ले चलो। ठीक है, तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। खाना खाकर पूरा परिवार खेत पर जाता है और वहां खटिया बिछाकर बैठ जाता है। तभी कोई हरिहर और उसके परिवार को देखता है। ये कोई और नहीं बल्कि हरिहर का पड़ोसी मनोज होता है। मनोज का खेत हरिहर के खेत के बगल में था। हर बार मनोज हरिहर की फसल चोरी कर लेता था। इस बार भी मनोज हरिहर की फसल चोरी करने के लिए घात लगाए बैठा था। अच्छा, तो इस बार पूरा परिवार फसल की रक्षा करने आया है, लेकिन मुझसे बच नहीं पाएगा। मनोज सबकी नजर बचाकर हरिहर के खेत के आसपास नशीली दवाई का छिड़काव कर देता है। कुछ देर के बाद हरिहर और उसका परिवार गहरी नींद में सो जाता है, जिसके बाद मनोज हरिहर के खेत में आता है। अच्छा बच्चू, हमसे चालाकी? तूने क्या सोचा था कि तू अपने परिवार के साथ खेत की रखवाली कर लेगा? मैंने तुम तीनों को सुला दिया ना। अब आराम से तेरी फसल चोरी करूंगा। हाँ? मनोज हरिहर के खेत में लगी सारी फसल चुरा लेता है। इस बार इसने कई तरह की सब्जियां लगाई हैं। इन्हें बेचकर काफी मुनाफा होगा। इस बार इसे थोड़ा और परेशान करता हूँ। अपने खेत की सब्जियां भी चुरा लेता हूँ और इल्जाम हरिहर पर लगा दूंगा। मनोज ऐसा ही करता है। वो अपने खेत की सारी सब्जियां छिपाकर हटा देता है
और सुबह होने पर चिल्लाने लगता है। अरे चोरी हो गई, मेरे खेत में चोरी हो गई, अरे कोई मेरी सब्जियां मुझे वापस दिलाओ। मनोज की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग वहां आते हैं। तब तक हरिहर और उसका परिवार भी उठ चुका था। संजना, हमारे खेत की सब्जियां फिर किसी ने चुरा ली। मनोज भाई साहब की सब्जियां भी किसी ने चुरा ली हैं। आखिर कौन है वो जो हम सबकी सब्जियां चुरा रहा है? इधर मनोज के पास ग्रामीण इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हुआ मनोज भैया? भैया मेरे खेत की सारी सब्जियां चोरी हो गई। मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया भैया। अब मैं क्या बेचूंगा और अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा भैया? मैं पंचायत बुलाऊंगा और अपनी सब्जियां वापस लूंगा। अरे क्या तुम्हें किसी पे शक है? हाँ, मेरी सब्जियां हरिहर ने चुराई हैं। चोरी करने के लिए ये अपना परिवार लेकर आया था। चोरी का इल्जाम लगते ही हरिहर के होश उड़ जाते हैं। अरे ये तुम क्या कह रहे हो मनोज भैया? भला मैं तुम्हारी सब्जियां क्यों चुराऊंगा? मेरे खेत की सब्जियां तो खुद चोरी हो गई हैं। हाँ मनोज भैया, हाँ मनोज भैया, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे खेत की सब्जियां हरिहर ने चुराई हैं? हर बार हरिहर के खेत की सब्जियां कोई चुरा लेता था, इसलिए इस बार इसने मुनाफा कमाने के लिए मेरे खेत की सब्जियां चोरी कर ली हैं। लेकिन हरिहर के खेत की सब्जियां भी किसी ने चोरी कर ली हैं। इसके खेत की सब्जियां खुद इसी ने चोरी की हैं और मेरे खेत की सब्जियां भी इसी ने चोरी की हैं। मैं चोर नहीं हूं, मैंने किसी की सब्जियां नहीं चुराई। तुम लोग चाहो तो मेरे घर की तलाशी ले लो। तो ये पंचायत ही तय करेगी तुम्हारे घर की तलाशी होगी या फिर तुम्हें गांव से निकाला जाएगा। हाँ, मनोज उसी समय पंचायत के पास जाता है और मामले का फैसला करने के लिए कहता है। मालिक, इस बार मैंने अपने खेत में टिंडों की फसल लगाई थी। मेरे खेत के टिंडे काफी हरे और ताजे और रसीले भी थे। मनोज ने मेरे खेत के सारे टिंडे चोरी करके उसे बेच दिया है। मालिक, आपसे गुजारिश है कि मुझे मेरे टिंडे वापस दिला दें। हरिहर, तुम्हें चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? मालिक, मैं सच कहता हूं, मैंने चोरी नहीं की। हर बार कोई मेरी फसल चोरी कर लेता है, लेकिन मैंने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। इस बार भी किसी ने मेरी फसल चोरी कर ली है। मालिक, इसने अपनी फसल खुद चुराई है और मेरी भी फसल चुरा कर उसे बेच दिया है। मालिक, मुझे मेरे टिंडे वापस दिला दो, नहीं तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। मनोज बहुत चालाक था। वो पंचायत के सामने रोने का नाटक करता है। तो वहीं हरिहर सीधा साधा किसान था। वो सबके सामने किसी तरह का कोई हंगामा नहीं करना चाहता था। हरिहर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे पंचायत के सामने अपनी बेगुनाही साबित करे। वो चुप हो जाता है। हरिहर, पंचायत आदेश देती है कि तुम्हें 2 दिन के अंदर मनोज की टिंडे की फसल वापस करनी होगी, या फिर तुम उसे उसके पैसे वापस कर दो जो तुमने उसके टिंडे बेचकर कमाए हैं। मालिक, मैं सच कहता हूं, मैंने मनोज भाई के टिंडे नहीं बेचे। हरिहर, तुम्हें पंचायत की बात माननी पड़ेगी, नहीं तो 2 दिन बाद तुम्हें परिवार समेत गांव से निकाल दिया जाएगा। पंचायत का फैसला सुनकर हरिहर घर वापस आ जाता है। क्या कहा मुखिया जी ने? मुखिया जी ने कहा है कि अगर मैंने 2 दिन के अंदर मनोज के टिंडे वापस नहीं किए तो हमें गांव से निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं संजना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हरिहर और संजना गहरी चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें तब और बढ़ जाती हैं जब सेठ अपने पैसे मांगने हरिहर के घर आ जाता है। हरिहर, मेरे पैसे वापस कर दे या फिर अपना खेत मेरे नाम कर दे। मालिक, आप तो जानते ही हैं कि आज पंचायत में क्या हुआ है। अगर मैंने 2 दिन में मनोज के टिंडे वापस नहीं किए तो मुझे मेरे परिवार के साथ गांव से निकाल दिया जाएगा। तभी तो कह रहा हूं कि तेरे जाने के बाद तेरे खेत को कोई और हड़प ले, उससे पहले तू अपना खेत मेरे नाम कर दे। देख, तू वैसे भी मनोज के टिंडे उसे वापस नहीं कर पाएगा। मालिक, मुझे 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए। नहीं, मैं तुझे अब 1 दिन की भी मोहलत नहीं दूंगा। ऐसा कहकर सेठ अपने आदमियों के साथ हरिहर के खेत पर जाता है। पीछे पीछे हरिहर भी जाता है। मालिक, रुक जाइए मालिक। लेकिन सेठ नहीं रुकता। हरिहर के खेत पर पहुंचकर वो अपने आदमियों को आदेश देता है। हरिहर के खेत को चारों तरफ से कटीली तारों से घेर दो। आज से ये खेत मेरा हुआ। मालिक, ऐसा मत कीजिए। बाबा, मत रो बाबा, हम लोग ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन सेठ के आदमी जैसे ही हरिहर के खेत पर अपना पैर रखते हैं, उन्हें जोर का करंट लगता है। वो सभी वहां से दूर जाकर गिरते हैं। अरे ये तुम लोगों को क्या हो गया? अरे मैंने तुम लोगों को कलाबाजियां दिखाने के लिए नहीं कहा है, हरिहर के खेत पर कब्जा करने के लिए कहा है। मालिक, हम कलाबाजी नहीं दिखा रहे, हरिहर के खेत में करंट है। क्या बकवास कर रहे हो? सेठ हरिहर के खेत में जैसे ही पैर रखता है, उसे भी जोर का करंट लगता है और वो दूर जाकर गिरता है।
आई, मेरी हड्डियां टूट गईं। यहाँ किसी भूत प्रेत का साया है। सेठ और उसके आदमी वहां से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद, ये हमारे खेत में क्या हो रहा है जी? क्या सच में हमारे खेत में किसी भूत प्रेत का साया है? कैसी बातें कर रही हो संजना? हरिहर अपने खेत में जाता है तो उसके साथ वैसा कुछ भी नहीं होता है जैसा सेठ और उसके आदमियों के साथ हुआ था। यहाँ तो सब ठीक है। तभी हरिहर का पैर एक टिंडे पर पड़ता है। टिंडे से जोर से आवाज आती है। आई! हरिहर फौरन अपना पैर हटाता है तो देखता है कि वहां एक टिंडा पड़ा है। मालिक, मैंने आपके दुश्मनों को भगाया और आपने मुझे ही कुचल दिया। मुझे माफ कर दो। लेकिन तुम हो कौन? मैं जादुई टिंडा हूँ, आपकी मदद करने आया हूँ। मैं सब जानता हूँ कि आपके खेत की फसलें कौन चुराता है। क्या जानते हो तुम? जादुई टिंडा हरिहर को मनोज के बारे में सब कुछ बता देता है। सब कुछ मनोज का किया धरा है। हाँ। अच्छा। हाँ, अब तुम मेरी बात सुनो। अपने खेत में मेरे बीज लगा दो। कल सुबह तक तुम्हारे खेत में जादुई टिंडे उगाएंगे। क्या? कल तक हमारे खेत में जादुई टिंडे उगाएंगे? हाँ, और ना तो उन्हें कोई चुरा पाएगा और ना कोई उन्हें नुकसान पहुंचा पाएगा। हाँ ठीक है, मैं अभी तुम्हारे बीजों को अपने खेत में लगाता हूँ। हरिहर उस टिंडे के बीजों को अपने खेत में लगा देता है। दूसरे दिन हरिहर के खेत जादुई टिंडे की फसल से भर जाते हैं। बाबा देखो, हमारे खेत में जादुई टिंडे उगाए हैं। हम इन जादुई टिंडों को तोड़कर मनोज की फसल वापस कर देते हैं। तुम ठीक कह रही हो संजना। हरिहर और संजना जादुई टिंडे तोड़ने लगते हैं। वो जितने टिंडे तोड़ते उससे दुगने टिंडे खेत में उगाते। लगभग 4 टोकरी जादुई टिंडे लेकर हरिहर मनोज के घर पहुंचता है। मनोज भाई, ये लो तुम्हारे टिंडे ले आया हूँ। इतने सारे टिंडे देखकर मनोज हैरान रह जाता है। मनोज के टिंडे की फसल उसे वापस मिल जाती है, जिसके बाद पंचायत हरिहर को माफ कर देती है। अब हम जादुई टिंडों को बेचकर सेठ के पैसे चुका देंगे। लेकिन हम एक दिन में कितने टिंडे बेच पाएंगे? सेठ को उनके पैसे आज ही चुकाने होंगे। आज शाम तक हमसे जितना हो पाएगा हम उतने टिंडे बेच देंगे और उतने ही पैसे सेठ को चुका देंगे। ठीक है संजना। दोनों पति पत्नी मिलकर टिंडे की फसल तोड़ते हैं और फिर उन्हें बाजार में बेचने जाते हैं। लेकिन वो दिन में 2 बार ही ऐसा कर पाते हैं, जिससे हरिहर सिर्फ 500 रुपए कमा पाता है। आप इन पैसों को लेकर सेठ के पास तो जाइए, शायद सेठ आज इतने पैसों में मान जाए और आपको कुछ दिन की मोहलत और दे दे। ठीक है, मैं सेठ के पास जाता हूँ। हरिहर 500 रुपए लेकर सेठ के पास जाता है, लेकिन उसे देखते ही सेठ डर के मारे चिल्लाने लगता है। अरे मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारे खेत भी नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो। हरिहर पैसे लेकर वापस आ जाता है और इस तरह से हरिहर का खेत, उसकी फसल और उसका परिवार सब सुरक्षित रहते हैं।